कंज्यूमरिज्म तक हो गया था, डेंजर सिग्नल भी हो गया था, कॉम्पिटिटिव एज पे भी कहानी सुनाई थी मैंने। ये भी हो गया था और ये एक फ्लो चार्ट भी समझा दिया था। याद आया? जी सर। हाँ, यहाँ से बात शुरू करनी है। टू टू हुआ है, कौन है भाई? टू टू अफाद जुनैद। अच्छा चलो ये भी ठीक है भाई। ये जो गो एट करके जो लिखा हुआ आ रहा है, उनको मैं फिर कह रहा हूँ कि अपना नाम चेंज कर लो, वरना एक दो स्लाइड के बाद मैं आपको मीटिंग से निकाल दूंगा। अच्छा, मैंने सुना है कि इसकी मीटिंग 1 घंटे तक चलती है, 40 मिनट के बजाय। ये सही है? सर पता नहीं, फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। सर इसमें एंड नहीं होता है जब तक आप खुद एंड नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा मेरी तो फ्री फंड में थोड़ी है कोई। सर मेरी तो आधे पौने घंटे की क्लास होती थी, उसमें तो नहीं होता था। हाँ, तो इसका मतलब ये जब वो जो हमें बहुत शुरू में जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था और ऑनलाइन क्लास शुरू, तो उस वक्त हमें किसी ने बताया था कि इसमें 1 घंटे की लिमिट है, 60 मिनट्स की है। नहीं सर, तो इसमें लगभग एंड सब नहीं यही है। होती है जब तक आप खुद से लेफ्ट ना करो। हैं, चलो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। निसा अजीज कौन है भाई? चलो हम एडमिट तो कर लेते हैं, लेकिन अपना नाम चेंज कर लें भाई। ये निसा अजीज कौन है? ये अपना नाम चेंज कर लें प्लीज। सर मेहरुन्निसा होगी। हाँ, मेहरुन्निसा होगी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। चलो भाई ठीक है, अब देखते हैं भाई जो होता है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसे डेवलप होती है? इसका एक बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है, सिंपल सा एक टोटका है। और वो टोटका ये है कि आप ये देखें कि प्रोडक्ट आपका है, ठीक है, और आपको उसे अपने मार्केट तक लेके जाना है, आपको मार्केट तक पहुंचाना है वो गुड्स। अब वो मार्केट तक आप गुड्स कैसे पहुंचाएंगे? अब इसके लिए लाजमी बात है, आप एक पूरी टीम डेवलप करेंगे, आप मार्केट में कंपेटिटर्स को एनालाइज करेंगे, आप वो रेट एनालाइज करेंगे जिस रेट के ऊपर मार्केट में वो चीज़ सेल आउट हो रही है, आप ऑडियंस की परचेजिंग पावर, जो भी लोग हैं उनकी परचेजिंग पावर देखेंगे किस किस्म की है, आप ये देखेंगे कि क्या आपकी कमोडिटी कस्टमर की नीड को 100% सेटिस्फाई कर रही है या अप टू सम एक्सटेंट कर रही है। जैसे कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि आप खरीद तो लेते हो, इस्तेमाल भी कर लेते हो, लेकिन शायद उससे 100% सेटिस्फाई नहीं होते हो, लेकिन आपके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं होता। ठीक हो गया? जब मोनोपोली से रिलेटेड कोई मोनोपोली बिजनेस होता है कोई, तो उस वक्त आपके पास ऑप्शन नहीं होता। अब वो अच्छा है या बुरा है, मजबूरी है। पे इलेक्ट्रिक 2-3 दफ़ा मेरे ख्याल से भी लाइट जा चुकी है मेरी, और मैं ये मैसेज करने ही लग रहा होता था कि यार क्या करूँ, ऑन करूँ क्लास, क्या करूँ, और लाइट आ जाती थी। फिर क्लास ऑन करने लगता था, फिर लाइट चली आती थी। ये 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ है, हो सकता है अभी फिर हो क्लास के दौरान। तो अगर ऐसा हो तो समझ जाइएगा कि कुछ पावर फेलियर का इशू है। ठीक है बेटा? तो के इलेक्ट्रिक के अलावा कहीं और से लाइट खरीद सकते हो? नो सर। क्यों? क्यों भाई, वजह बताओ ना इसको से खरीद सकते हैं। बेटा। हाँ, सर और कोई रिसोर्स ही नहीं है जहाँ से मतलब बिजली मिल सके। और कोई सप्लायर ही नहीं है आसान अल्फाज में, तो मजबूरी है। अच्छा जी, रेल से सफर करना है तो पाकिस्तान रेलवे को ही सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई और ऑप्शन और कोई नहीं। ऑप्शन नहीं है। अच्छा एक सेकंड होल्ड कीजिए, मैं जरा चार्जर फिक्स कर सर लूं। वापडा भी तो है। होल्ड ऑन प्लीज। आप तुम जाना लाहौर में बिजली लेके, वापस से आप जाइएगा, बिजली ले आइएगा, ठीक है? थोड़ी सी हमारे भी ले आइएगा, आधा किलो नहीं ले आइएगा, ठीक है? एक पाव इतना के लिए ले आइएगा, ठीक है बेटा? अच्छा जी, तो ऑप्शन नहीं है आपके पास। जब ऑप्शन नहीं होता तो आपके पास मजबूरी होती है, ठीक है? इसी तरह जब टेलीकॉम कंपनीज पाकिस्तान में आई थी, तो इंस्टा वन, कॉकटेल, दो कंपनीज थी किसी ज़माने में, ठीक है? और उससे भी पहले चले जाओ तो इंस्टा वन एक कंपनी होती थी सिर्फ और सिर्फ। फिर कॉकटेल आई,
फिर मोबिलिंक आई, फिर यूफोन आई, और फिर वारिद, टेलीनॉर और जोंग। ठीक है, तो जब कंपनी एक थी ना, तो 25 रुपए की एक कॉल होती थी, आउटगोइंग कॉल करनी है तो 25 रुपए लगते थे, और किसी कॉल रिसीव करेंगे तो 15 रुपए लगते थे। तो कॉल उठाने के भी पैसे लगते थे भाई उसमें, तो उस वक्त तो 25 से 30 रुपए एक मिनट की कॉल होती थी। 20-22 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, 23 साल पुरानी तकरीबन। तो 25 रुपए की कॉल लगती थी और 15 रुपए की कॉल रिसीव होती थी। तो ये बात याद रखें कि टाइम चेंज होता है, कंपेटिटर्स आते हैं, तो उसी के साथ साथ कंज्यूमर को फायदा होता है। यूफोन आया, यूफोन ने कंपेटिटिव एज क्या लॉन्च किया, उसने फ्री इनकमिंग कर दी, इनकमिंग फ्री कर दी। 15 रुपए कॉल उठाने के लगते थे बेटा, यानी कि अगर आप कॉल रिसीव कर रहे हो तो आपके पास से भी 15 रुपए कटेंगे, उसके पास से 25 रुपए कटेंगे एक मिनट की। यूफोन ने आके इनकमिंग फ्री कर दी, कंपेटिटिव एडवांटेज दिया। लोग धड़ाधड़ यूफोन की सिम खरीदते थे, मेरे ख्याल 8 या 10 हज़ार रुपए की सिम मिलती थी उस वक्त यूफोन की। ठीक है, और 60 या 70 हज़ार रुपए का मेरे ख्याल से मोबाइल मिलता था। 99 में हमारे वालिद मोबाइल खरीदा था, 40 से 50 हज़ार रुपये खरीदा था उस वक्त। ठीक है, तो सिम नहीं आती थी बेटा, बगैर सिम के मोबाइल होता था, मोबाइल देना पड़ता था, वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके देता था। जो सिम होती है वो सॉफ्टवेयर जाती थी, फिर वो सिम आई, कंपेटिटिव एडवांटेज आया। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके आज आप देख लीजिए, वो शायद 10 रुपए में पूरा हफ्ता और 2 रुपए में पूरी रात का पता नहीं क्या है। ठीक है, कंपेटिटिव एज हासिल करना है तो बेहतर क्वालिटी या बेहतर प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट ऑफर करनी है। ठीक है, अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट? आप क्वालिटी कॉन्शियस कस्टमर को टारगेट कर रहे हो, कॉस्ट कॉन्शियस कस्टमर को टारगेट कर रहे हो, या आपका टारगेट दोनों टाइप ऑफ कस्टमर्स है। अब सैमसंग की बात कर लीजिए, सैमसंग का इस वक्त मेरे ख्याल से जो सबसे लोएस्ट बजट स्मार्टफोन अगर मार्केट में है तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग 18-20 हज़ार रुपए का। ठीक है, और जो हाईएस्ट प्राइस होगी वो मेरे ख्याल से 2.5 या 3 लाख रुपए का मोबाइल आ रहा है सैमसंग का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उससे ज़्यादा आ सकता है, वो एक मैंने देखा था जो बीच में से ब्रेक हो जाता था और इस किस्म का एक फ़ोन था। तो वो दोनों कस्टमर्स को, दोनों पब्लिक को टारगेट कर रहा है। तो वो एक तरफ लो बजट स्मार्टफोन्स भी लॉन्च कर रहा है जिसकी लाज़िम बात है क्वालिटी भी ऐसी होती है। ठीक है, सर्वाइव भी वो 3-4 साल से ज़्यादा नहीं कर पाएगा मुश्किल से। और अगर हाई बजट स्मार्टफोन पे जाते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस ऑब्वियसली बात है पीक होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक ही टाइप ऑफ मार्केट को या एक ही टाइप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ पीपल को टारगेट करें। मतलब यू मे हैव मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि आपके प्रोडक्ट में अगर इस तरह की कोई वैरायटी है कि आप मल्टीपल ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, चूजिंग टारगेट मार्केट, अगेन आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपका प्रोडक्ट खरीदने वाला कौन है। ठीक है, पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपने क्या बनाना है। जियो मोबाइल ने क्या लॉन्च किया था, लो बजट स्मार्टफोन। टारगेट मार्केट कौन थी उनकी? टारगेट मार्केट उनकी वो लोग थे जिनकी परचेसिंग पावर कम थी, जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास में कंसिडर किए जाते थे। तो दूसरा ऑप्शन ये, दूसरा तरीका ये है कि आप ये देखो कि आपका प्रोडक्ट खरीदेगा कौन, आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल कौन करेगा, आपका प्रोडक्ट यूज कौन करेगा, ये आइडेंटिफाई कर लो। जब आपको ये पता चल जाएगा ना कि मेरे प्रोडक्ट का यूजर कौन है, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। बहुत सारे जो है वो, एक सेकंड यार, क्या प्रॉब्लम है। हाँ जी, तो बहुत सारे हर्डल्स जो है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं जब आपको एग्जैक्टली आइडिया हो कि मेरा यूजर कौन है। जब आपको अपने यूजर के बारे में पता चल जाएगा तो अल्टीमेटली आपके लिए ये आसानी होगी कि आप उसको कौन सा प्रोडक्ट कैसे और कब ऑफर कर सकते हैं। जब तक आपको यूजर के बारे में नहीं पता आपने, तो फिर प्रोडक्ट ऑफर कैसे करेंगे, आपको पता कैसे चलेगा उसकी डिमांड क्या है। जब तक आपको यही नहीं पता कि उसकी डिमांड क्या है, जब तक आपको यही नहीं पता वो चाह क्या रहा है, उस वक्त तक आप उसको बेस्ट प्रोडक्ट ऑफर नहीं कर सकते। ठीक है, मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन का लफ्ज़ सुना है कभी आज से पहले? सेगमेंट बनाना, सेगमेंट्स नॉर्मली इस्तेमाल होते हैं कोई शो के अंदर। टेलीविजन में कोई प्रोग्राम आ रहा होता है, उसमें डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं। तो सेगमेंट्स क्या है? सेगमेंट्स वो पार्ट्स हैं बेटा, हिस्सा है, पार्टिकल्स हैं, जिससे आप
मार्केट को तोड़ते हो, बेसिकली लेयर्स बनाते हो मार्केट की, ठीक है। हो सकता है आप एक से ज़्यादा सेगमेंट्स के अंदर जो है वो एंटर होना शुरू करें। ये टारगेट मार्केट की एक्सप्लेनेशन है, याद रखिएगा, ठीक है। जिस तरह मैं आपको बताता हूँ, जब आप इसके बाद बात करें किसकी, नेस्ले की बात करें, नेस्ले एवरीडे भी लॉन्च करता है, ठीक है। नेस्ले नीडो भी लॉन्च करता है। अब नीडो की टारगेट मार्केट क्या है? बच्चे ज़्यादातर, बड़े भी पीते हैं लेकिन बहुत कम देखा है मैंने। एवरीडे की टारगेट मार्केट क्या है? ऑफिसेस ज़्यादातर, ठीक है। घरों में तो फिर भी खुले दूध से चाय बनती है या टेट्रा पैक से मिलती है। ऑफिसेस के अंदर ऐसा वो मार्जिन ही नहीं होता ज़्यादातर, ठीक है। जहाँ मतलब किचन प्रॉपर नहीं होता, सिर्फ एक माइक्रो ओवन होता है या सिर्फ एक इलेक्ट्रिक केटल होती है, जहाँ पूरे किचन का सेटअप नहीं होता, तो लाजिम बात है कि वो चूल्हा वगैरह नहीं लगाएगा, गैस की पूरी लाइन नहीं खुलेगा, उसके फिर झंझट नहीं पालेगा। वो कहेगा भाई केतली में यानी कि केटल में पानी गर्म करो, तावीज़ डालो, एवरीडे डालो और चाय पी, ठीक है भाई। तो उसकी टारगेट मार्केट है ऑफिसेस, और आप देख लीजिए मिलियंस ऑफ रुपीज़ में उसकी सेल होती है, प्रॉफिट होता है आपकी सेल में। तो मार्केट को डिवाइड कर दें, तोड़ दें, एज वाइज तोड़ दें, जेंडर वाइज तोड़ दें, इनकम लेवल वाइज तोड़ दें, एरिया वाइज तोड़ दें। जब आप मार्केट को तोड़ देंगे ना एरिया वाइज, तो आपको पता चलेगा कि किस एरिया में कौन से लोग अवेलेबल है और आपका प्रोडक्ट खरीद सकते हैं या नहीं। चलिए, ये चिड़िया उड़ गई, ओके जी। देन कम्स दी 4 P's ऑफ मार्केटिंग। ये सबसे आसान, हो सकता है आपने कभी पढ़ा हो जिंदगी में। 4 P's ऑफ मार्केटिंग, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। बड़ी सिंपल सी स्टोरी है, मैं इसके बारे में दो लाइनें पहले बताता हूँ, फिर आपको उसकी डिटेल बताता हूँ। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। ओके बेटा, प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे तो 4 P's ऑफ मार्केटिंग कहलाते हैं। ये 4 पिलर्स ऑफ मार्केटिंग भी कहते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। इसकी डिटेल ये है कि प्रोडक्ट आपका मैं हमेशा इसमें एक एक लाइन जो एक्सप्लेन करता हूँ उससे एक एक पॉइंट निकालता हूँ। प्रोडक्ट के अंदर मैं हमेशा बात करता हूँ कंपेटिटिव एडवांटेज की। आज आप मुझे कहते हो सर हमारी कंपनी ने एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा मैं आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदूं? आप कहते हैं कि हमने एक नया वाटर कूलर लॉन्च किया, मेरा सवाल फिर यही होगा मैं आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदूं? मेरे घर पे तो ऑलरेडी एक वाटर कूलर रखा हुआ है, हैप्पी लायन लिखा हुआ है उसके ऊपर, पता नहीं कौन सा लायन है जो हैप्पी है, ठीक है। लायन तो गुस्से में होता है। अच्छा जी, तो मैं क्यों खरीदूं भाई आपका वाटर कूलर? मैं क्यों खरीदूं भाई आपका स्मार्टफोन? मैं क्यों खरीदूं आपका लैपटॉप? मैं क्यों खरीदूं आपका एसी? मैं क्यों खरीदूं आपका रिस्ट वॉच? तो आप मुझे कहेंगे सर हमारा एसी जो है वो 60% ऑर्डिनरी एसी के बजाय 80% तक कूलिंग का, 80% तक बिजली की बचत करता है, डस्ट को भी खुद ही सेंस कर लेता है, खाना भी खुद ही पका लेता है, जूस भी बना के दे देता है, ठीक हो गया। तो आप हमारा प्रोडक्ट खरीदें, तो मैं कहूँगा हाँ ये आपके प्रोडक्ट में कंपेटिटिव एडवांटेज है, तो मैं आपका प्रोडक्ट बिल्कुल खरीदूंगा। तो प्रोडक्ट में जब तक कोई नयापन नहीं होगा, अब नयापन का मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो उसके अंदर कोई यूनिकनेस के चक्कर में कंज्यूमर को भूल जाएं। ठीक है, तो प्रोडक्ट में कोई मामूली सी भी तब्दीली हो सकती है। मामूली सी तब्दीली क्या हो सकती है? आप कोई लेकिन अच्छा मामूली से तब्दीली क्या हो सकती है? मामूली से तब्दीली ये हो सकती है कि आप कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे जो एडिबल खाने पीने का आइटम हो, फ्लेवर चेंज कर दें उसका, पैकिंग डिफरेंट कर दें उसकी प्रमोशन वाइज, राइट, उसके अंदर क्वांटिटी चेंज करते हैं, आप बढ़ा दें,
जैसे मैं अक्सर आपसे कहता हूँ, अगर आप कभी चाय की पत्ती खरीदें तो वो जो 1 किलो का पैक होता है उसमें पूरा 1 किलो नहीं होता, उसमें होता है 925 ग्राम, 920 ग्राम, 925 ग्राम होता है या 920 ग्राम होता है, ठीक है, पूरा नहीं होता कभी भी उसके अंदर। तो आप पूरा प्रोडक्ट यानी कि पूरी क्वांटिटी दें उसको, बहुत अच्छी बात है। प्राइस कंपेटिटिव होनी चाहिए। अच्छा, अब प्राइस कंपेटिटिव का मतलब ये नहीं है कि आप हर प्रोडक्ट के अंदर प्राइस कंपेटिटिव बना लें, नो, नॉट एट ऑल। ये सब उस सूरत में होता है व्हेन यू आर सेलिंग अ प्रोडक्ट विद प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, यानी कि आप बहुत ज़्यादा एक चीज़ को प्रोड्यूस करते हो, बार बार लोगों को उसके बारे में दिखाते हो तो लोग उसको खरीदते हैं, उसकी प्राइस कंपेटिटिव होनी चाहिए। जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है प्रोडक्ट, जो लो प्राइस प्रोडक्ट है, जो कंफर्ट्स और बेसिक में आता है, लग्जरीज की बात नहीं होती। लग्जरीज में आप मार्केट कंपेटिटिव प्राइस कभी भी नहीं ऑफर करोगे, लग्जरीज में आप अपनी मर्जी की प्राइस कोट करोगे। भाई अगर आपको कोई बाइक लॉन्च करनी है, मोटरसाइकिल 70 सीसी बाइक लॉन्च करनी है, तो लाजिम बात है आपको उसी प्राइस पे लॉन्च करनी है जिस प्राइस पे अभी डिफरेंट सेलर्स मार्केट में बेच रहे हैं। लेकिन अगर आप एक हैवी बाइक लॉन्च करते हो, एक स्पोर्ट्स बाइक लॉन्च करते हो, तो उसके अंदर फिर आप मार्केट प्राइस नहीं देखते हो, उसके अंदर फिर आप क्वालिटी देखते हो। तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे सुजुकी वाला मेरान और कर्टस वगैरह लॉन्च करता है तो मार्केट कंपेटिटिव प्राइस होती है। लेकिन अगर BMW, फरारी, रोल्स रॉयस लॉन्च हो रही होती है तो उसमें मार्केट कंपेटिटिव प्राइस नहीं होती है, क्योंकि उसकी टारगेट मार्केट ही बिल्कुल डिफरेंट है। मार्केट कंपेटिटिव प्राइस हम उसमें कहते हैं जब जहाँ लोगों के पास चॉइस हो, जो प्राइस जो कम कीमत प्रोडक्ट हो उसके अंदर ये चीज़ अप्लाई होती है। प्लेस अगेन, राइट प्रोडक्ट एट द राइट टाइम टू द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस, ये 4 एलिमेंट्स होते हैं, शायद लास्ट टाइम भी बताया था मैंने आपको। इसमें टाइपिंग कहाँ होती है, इसमें टाइपिंग कहाँ होती है बेटे? सर आप लैपटॉप में यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे मेंबर्स शो हो रहे होंगे 17 मेंबर्स, उसके बाद में जो एक बॉक्स बना है ना वहाँ टाइपिंग होती है। ठीक है, थैंक यू। चैट कर रहे हैं ओके। अच्छा जी, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, क्या कह रहा था मैं, हाँ, राइट प्रोडक्ट एट द राइट टाइम टू द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस। देखो भाई ये मैसेज आया सबको? यस सर, आ गया। ओके। अच्छा भाई, मैं फिर देख लेता हूँ कोई बगैर नाम का तो नहीं बैठा हुआ। हाँ? नहीं रुक जाओ अभी। बिलाल, बुशरा, फाइजा, हानिया, हमना, इकरा, फहरान, कौनैन, माइन, मलाइका, निसा, साद, फाशिजा, सुमामा। नहीं, कोई बगैर नाम का नहीं है, सबके घर वालों के नाम रखे हुए हैं। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ओके। तो प्लेस, सही जगह ऑफर करनी है प्रोडक्ट। सही जगह से क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय सही जगह? सही जगह का मतलब है कि जहां आपके प्रोडक्ट के कस्टमर मौजूद हो, मतलब जहां टारगेट मार्केट हो, मतलब जो वहाँ स्पेसिफिक टारगेट मार्केट हो वहीं पे लॉन्च किया जाए प्रोडक्ट। ठीक है, और कोई? जी सर, जहाँ पे आपको पता हो कि आपका जो है कंज्यूमर बन सकता है, इजीली कस्टमर आपका प्रोडक्ट परचेज करेगा और आपकी मार्केट खड़ी हो जाएगी, आप वही प्लेस अपने लिए चूज करेंगे। और ना प्लेस ये भी देख के चूज की जाती है कि आप अगर एक एग्जांपल दी कि अगर आपकी कोई दूध की फैक्ट्री है और आपकी टारगेट मार्केट दूर है, तो क्या बोलते हैं टारगेट मार्केट के करीब आपकी रॉ मटेरियल की लाइक आपकी फैक्ट्री वगैरह होनी चाहिए, ताकि टारगेट मार्केट तक पहुंचते पहुंचते वो चीज खराब ना हो जाए। ठीक है, देखें, प्लेस के लिए 2 चीज़ें हैं। फिर क्यों हुआ लगता है इसमें खनान। ओके, देखें, इसमें 2 चीज़ें हैं। टारगेट मार्केट या प्लेस के लिए हम 2 चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। नंबर 1, प्लेस वेयर योर रॉ मटेरियल इज इजीली अवेलेबल, ये एक साइड है इसकी। नंबर 2, प्लेस विच इज इजीली एक्सेसिबल टू योर कंज्यूमर। लिख दूं? नहीं सर, लिख प्लेस लिया। वेयर raw materials are easily available. A place which is easily accessible to consumers. नहीं तो भाई क्या गड़बड़ है? मैसेज पे ले रहा ही मेरा।
अच्छा, ये 2 लाइनें लिख लो बेटे अपने पास, ठीक है। प्रोडक्ट विच इज easily available to consumers, easily accessible to consumers. Number 2, where raw material is easily available. तो करना ये है बेटा आपने कि आपने वहाँ फैक्ट्री ओपन करनी है जहाँ से रॉ मटेरियल, अच्छा सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं, लेबर भी देखनी होती है आपको। रॉ मटेरियल चूँकि बड़ा एलिमेंट होता है, क्योंकि लेबर तो फिर भी मूव हो सकती है एक जगह से दूसरी जगह, आप उसको ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी दे सकते हो, लेकिन अगर रॉ मटेरियल मूव नहीं हो सकता तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। और द सेफर साइड आप दोनों लिखना है, रॉ मटेरियल भी लिखना है, लेबर भी लिखना है। तो लेबर और रॉ मटेरियल जहाँ इजीली अवेलेबल है तो वहाँ आपको प्रोडक्शन में आसानी होगी। फिर वहाँ से गुड्स उठेंगी और उस जगह जाएंगी जहाँ कंज्यूमर मौजूद है। आपने देखा कुछ ब्रांड्स हैं जिनके फैक्ट्री आउटलेट्स ओपन हुए होते हैं। फैक्ट्री आउटलेट्स हमेशा वहाँ ओपन होते हैं जहाँ या तो रिहाइश होती है, यानी रेजिडेंस होती है लोगों की, ठीक हो गया, या वो मार्केट होती है प्रॉपर। लेकिन फैक्ट्री कहाँ होती है हमें खुद भी नहीं पता होता। यानी फैक्ट्री आउटलेट अगर कहीं लिखा हुआ है किसी भी एक्सवाइजी ब्रांड का, तो आपको खुद भी नहीं पता होगा उसकी फैक्ट्री कहाँ है, ठीक है। और ना आपको पता करने की जरूरत है, क्योंकि वो प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से प्लेस है और ये कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से प्लेस है। उमूमन हम जो मार्केटिंग मिक्स के अंदर बात करते हैं वो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। तो अगर वो फैक्ट्री आउटलेट फैक्ट्री के पास खोलेगा तो कौन खरीदेगा, सिवाय उसके एम्प्लॉइज, और कोई नहीं खरीद सकता वहाँ पे, या आसपास के कोई अगर लोग मौजूद हैं तो उसको फैक्ट्री आउटलेट खोलना है कंज्यूमर के पास। सो प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट। एक और एग्जाम्पल सुन लीजिए, आपको गाड़ी में शोरूम खोलना है, कौन सी गाड़ी है सर? लो बजट गाड़ियाँ, पुरानी गाड़ियाँ, तो कहाँ खोलोगे सर? या तो किसी मार्केट में खोलेंगे, कराची में मारुति वाली जो मार्केट है, जमशेदपुर में मार्केट है पूरी, यहाँ गाड़ियाँ होती हैं। तो इस किस्म की एरिया में इस किस्म के मार्केट को टारगेट करोगे, या किसी इंडिविजुअल अपनी दुकान खोलोगे, अपने शोरूम खोलोगे किसी रेजिडेंशियल एरिया के आसपास, क्योंकि वहाँ जाकर शोरूम खोला। लेकिन अगर आपने BMW और मर्सिडीज बेंज और फरारी गाड़ियाँ बेचनी है, तो बेटा उस एरिया में जाकर खोलना पड़ेगा जहाँ पे लोग आएंगे, जहाँ लोग देखेंगे यहाँ ऐसे, ठीक है। तो आप उस एरिया में जाओगे जहाँ पे लोग उसको परचेज कर सकते हैं। एक आपको एग्जाम्पल सुन लीजिए, आप या फिर तो रिटेल स्टोर, ये जो आपका जनरल स्टोर होता है, ये कहाँ होता है? घर के पास होता है, फैक्ट्री के पास होता है, इंडस्ट्री के पास होता है। सर आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है। दूर से आ रही है, अब सही है? हाँ अब सही है। हाँ, मैं क्या कह रहा था कि रिटेल स्टोर जो है, जनरल स्टोर जो होता है, मेडिकल स्टोर होता है, कहाँ खुले होता है? अरे भाई आवाज आई? जी सर आई, लेकिन तो अभी भी आई? ऐसा लग रहा है कि थोड़ी दूर से आ रही है। अच्छा दूर से है तो आके दूसरी जगह पे तो अजी बेटा, जी सर। तो बताओ ना चंदा, ये कहाँ है जनरल स्टोर? सर मेडिकल स्टोर कहाँ खुला है? ऐसा लग रहा है जैसे आपका माइक बहुत दूर है, मतलब हवा की आवाज ज्यादा है आपकी आवाज से। अब सही है? हाँ अब सही है। हाँ बताओ, रिटेल स्टोर जनरल स्टोर कहाँ खुले होते हैं? जनरल स्टोर वहाँ खुले होते हैं जहाँ पे मतलब रेजिडेंशियल एरिया होता है या जहाँ हॉस्पिटल करीब हो। मेडिकल स्टोर नहीं, सॉरी, जनरल स्टोर ना रेजिडेंशियल एरिया के करीब। और मेडिकल स्टोर कहाँ होता है? जहाँ हॉस्पिटल करीब हो। क्यों रेजिडेंशियल एरिया के पास नहीं होते मेडिकल स्टोर? वहाँ पर भी होते हैं। अभी भी होते हैं ना, दोनों तरफ होते हैं ना उसकी, उसका मतलब उसके टारगेट मार्केट हॉस्पिटल्स भी हैं और रेजिडेंशियल एरियाज भी हैं, सही है? जी सर। करेक्ट, तो वो राइट प्लेस है प्रोडक्ट। अच्छा, अगर इसी मेडिकल स्टोर की बात करें और मेडिकल स्टोर में हम होलसेल मेडिकल स्टोर की बात करें तो वो कहाँ होती है? वो ना जो हॉस्पिटल के होते हैं ना या हॉस्पिटल के करीब होते हैं, वो वहाँ पे होती है जहाँ होलसेल वाली बात होती है। नहीं नहीं, वो भी रिटेलर है बेटा, ये अपनी मार्केट्स होती हैं इनकी पूरी पूरी। कराची में मैं 2 मार्केट से वाकिफ हूँ, एक तो वाटर पंप के ऊपर मार्केट है, मेडिसिन की मार्केट है, और एक बोल्डर मार्केट में मेडिसिन की मार्केट है, जो लूज में नहीं सेल आउट करते, जो कार्टन्स में सेल आउट करते हैं, वो इनके होलसेलर्स हैं। अच्छा जी,
सर ये प्रमोशन जो हमने प्रोडक्ट की बात की थी इसमें ना हमने आईटीबी में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी पढ़ी थी, तो हम वो भी ड्रॉ कर सकते आएगा हैं। आएगा आएगा, अभी इसी में आएगा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इसी स्लाइड में आखिरी में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मौजूद है। ठीक है सर। ठीक है बेटा। अच्छा जी, तो फिर आता है प्रमोशन। प्रमोशन क्या है? प्रमोशन का मतलब ये है कि आप अपने प्रोडक्ट को लोगों तक उसकी अवेयरनेस पहुंचाएं। अब प्रोडक्ट की अवेयरनेस कैसे पहुंचती है? थ्रू एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी। करेक्ट, थ्रू एडवर्टाइजमेंट। एंड व्हाट इज एडवर्टाइजमेंट? एडवर्टाइजमेंट पेड प्रमोशंस होते हैं कि अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना, मतलब थ्रू न्यूज़पेपर, थ्रू मीडिया और थ्रू टेलीविजन। ओके, दो बातें की हैं आपने। एक बात है प्रोडक्ट से रिलेटेड, यानी कि एक बात है एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड, और दूसरी बात है एडवर्टाइजमेंट का मीडिया। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है। नंबर वन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडवर्टाइजमेंट? दैट इज समथिंग एल्स। एंड हाउ मेनी मीडिया आर यूज्ड इन द एडवर्टाइजमेंट? दैट इज समथिंग एल्स। ये दो चीज़ें होती हैं। ठीक है। पर्पस ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज टू अवेयर कस्टमर, कंज्यूमर कहना फिलहाल। Awareness regarding what? Awareness regarding three types of products. Number one, a product which is a new product. You are launching a new product. Number two, you are relaunching product. Relaunch, पहले बंद हो गया फिर खुला, relaunching. And number three, to remind a consumer. ठीक है। तीन पर्पसेस होते हैं एडवर्टाइजमेंट के। एडवर्टाइजमेंट कहते हैं नॉन पर्सनल पेड प्रमोशन ऑफ गुड्स, इसी तरह की नॉन पर्सनल पेड प्रेजेंटेशन ऑफ गुड्स। ये डेफिनेशन तो बनती है, लेकिन इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि यू हैव टू अवेयर द कंज्यूमर, यू हैव टू अवेयर द कस्टमर। अवेयरनेस रिगार्डिंग अ न्यू प्रोडक्ट। इफ यू आर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट, दैट यू हैव टू अवेयर द कंज्यूमर, यू हैव टू अवेयर योर कस्टमर कि भाई आपके प्रोडक्ट कोई नई चीज़ लेकर आए हैं और आपके प्रोडक्ट में ऐसा क्या है, तो आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी है सबसे पहले। नंबर टू, इफ यू आर रीलॉन्चिंग अ प्रोडक्ट, रीलॉन्च मतलब कुछ सालों पहले बंद हो गया, दोबारा से आप मार्केट में लेकर आ रहे हो उसको, जैसे कि तलो, जैसे कि हलीब, ये रीलॉन्च हुआ है प्रोडक्ट। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा बेटा। हाँ जी, तो मैं आपसे कह रहा था कि हलीब और तलो रीलॉन्च हुए, बंद हुए थे, मार्केट से गायब हो गए। अब रीलॉन्च हो रहा है, तो मुझे पता है ना, मैं थोड़ा पुराना हूँ, कि हलीब और तलो पुराना प्रोडक्ट है। हो सकता है आपको ना पता हो, आपसे छोटों को भी ना पता हो, उनके लिए न्यू प्रोडक्ट है, तो उनको अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि भाई ये प्रोडक्ट है। लेकिन वो अवेयरनेस उस तरह नहीं होगी जिस तरह नए प्रोडक्ट की होती है, क्योंकि रीलॉन्चिंग के अंदर फिर जो एग्जिस्टिंग कस्टमर होता है, जिसको पता होता है कि रीलॉन्च हो रहा है, मैं उसकी तरफ से पब्लिसिटी होती है उसकी, अरे हलीब अच्छा वापस आ गया। अब वहाँ पे उस रूम में जो भी टीवी देख रहा है, वहाँ पे कोई सुनेगा वापस आ गया, क्या मतलब है, तो नया प्रोडक्ट है, तो वो बात निकलेगी नहीं नहीं नया नहीं है, ये तो हमारे बचपन में होता था। हाँ, तो फिर अब क्या है, अब उसको पता चल गया कि नहीं ये लॉन्च नहीं है, ये रीलॉन्चिंग है। तो इस तरह से जो आपके पुराने इस्तेमाल करने वाले लोग होते हैं, वो इसकी पब्लिसिटी करते हैं, और ये खुद ब खुद होती है, ये यूँ समझ लीजिए अनकॉन्शियसली होती है ये, और बिल्कुल ऐसा होता है। तो प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट के जरिए होगी। एडवर्टाइजमेंट या तो नए प्रोडक्ट की होगी, या रीलॉन्चिंग के लिए होगी, या फिर रिमाइंड के लिए। आप मुझे बताइए, आप टेलीविजन देखते हो, उसमें टेलीनॉर की ऐड आती है, जैस की भी ऐड आती है, सोया सुप्रीम की भी ऐड आती है, और किसकी ऐड आती है, डब्ल्यू की ऐड आती है। तो ये सारी एडवर्टाइजमेंट जो आ रही हैं तलो की, सॉरी सोया सुप्रीम की, फेयर एंड लवली की, एवरीडे की, जैस की, टेलीनॉर की, क्या आपको नहीं पता कि ये मार्केट में मौजूद है ऑलरेडी? सर पता है, तो फिर क्यों दे रहे हैं? रिमाइंड करवाने के लिए। आपको सिर्फ तसल्ली देने के लिए।
if you are using this product, you are using the right product. Number 1. Number 2, अक्सर जो टेलीकॉम कंपनीज होती हैं उनकी एडवर्टाइजमेंट में कुछ एडवर्टाइजमेंट की होती है जिसके अंदर कोई नयापन नहीं होता, कोई नया प्रोडक्ट नहीं होता, कोई नई सर्विस नहीं होती, कोई नया पैकेज नहीं होता, ठीक है, सिर्फ सिग्नल स्ट्रेंथ की बात हो रही है, या ये बताना चाह रहे थे कि वी आर द नंबर 1 telecom company in Pakistan, we have got so many 4G towers, we have got largest network of 4G towers वगैरह वगैरह। तो इसका मतलब ये कि if you are a Zong user, ठीक है, तो Zong आपसे कह रहा है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा 4G के टावर्स अवेलेबल हैं, तो आपको तसल्ली होगी कि yes I am using a right product। या अगर आप कोई और प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होंगे, कोई और सर्विस ले रहे होंगे उसके बदले, फॉर एग्जाम्पल if you are using a Telenor company or you are not satisfied with the signal strength of the product, the service, then you will try to switch, then you will think to switch on Zong, ठीक है, कि Zong आप स्विच होने की कोशिश करेंगे कि उनका वो कह रहे हैं आपसे कि ये सबसे ज़्यादा 5G 4G टावर्स हमारे पास हैं, तो रिमाइंड करवाना होता है और नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना होता है, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना होता है। ये है प्रोडक्ट प्राइस प्लेस और प्रमोशन की डिटेल थोड़ी सी, और अब आते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की जानिब। हो सकता है आपने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कभी पढ़ा हो, इसको कौन है, सैयद दानिश कौन है भाई, सैयद दानिश, क्या आपकी क्लास में कोई दानिश नाम का कोई लड़का है? नो सर। बस तो ठीक है, जो भी होगा। अच्छा जी, तो जब आप प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो आपका प्रोडक्ट हमेशा 4 डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है, और ये है वो 4 स्टेजेस। नहीं प्रोडक्शन स्टेज होता है, ग्रोथ स्टेज होता है, मैच्योरिटी स्टेज होता है और डिक्लाइन स्टेज होता है। सबसे पहले आपको जो मेहनत करनी होती है, सबसे ज़्यादा एफर्ट्स जो करनी होती हैं, वो आपको ग्रोथ और इंट्रोडक्शन स्टेज के ऊपर होती है। तो यहाँ पे ये एनोटेट नहीं हो सकता, कि कुछ लिखा नहीं जा सकता यहाँ पे। हाँ बेटा, एनी आइडिया? यहाँ पे अगर मैं कुछ लिखना चाहूँ तो सर लिख नहीं सकते, आपको उस पे मैसेज पे लिखना पड़ेगा। जूम में नहीं होता, हम निशानात मारते होते सीधे। सर वैसा यहाँ नहीं है, गरीब लोग हैं गूगल पर। अच्छा जी, चलो नो प्रॉब्लम। तो इंट्रोडक्शन स्टेज, जब आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो आपको उसके बारे में, लोगों को उसके बारे में बताना पड़ता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है आपको। वहाँ एडवर्टाइजमेंट पे सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है इंट्रोडक्शन के अंदर। प्रोडक्ट को फ्लॉलेस बनाने के लिए सबसे ज़्यादा एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। लॉन्च करने से पहले रिसर्च करनी पड़ती है। ये सब इंट्रोडक्शन स्टेज के लिए होता है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में एंटर हो जाए, आपका प्रोडक्ट मार्केट के अंदर अपनी जगह बनाए। जब एक दफ़ा प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस हो जाए, लोगों को उसके बारे में पता चल जाए और लोग उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें, और फिर आप एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाए जहां आपको लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत ना पड़े, तो आपका प्रोडक्ट ग्रोथ स्टेज में चला जाता है, जहां पे आपकी सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज होता है, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है। फिर एक सेकंड रुकिएगा, मैं जरा अटेंडेंस ले लूं। उसके बाद जब मैच्योरिटी पे पहुंचते हैं तो यहाँ सबसे कम एफर्ट्स होती हैं और सबसे ज़्यादा सेल वॉल्यूम होता है आपका। एफर्ट सबसे कम होती है मैच्योरिटी के अंदर और सेल वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आपका प्रोडक्ट अब इतना मैच्योर हो चुका है कि उससे रिलेटेड कोई अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप सिर्फ रिमाइंडर्स प्रोवाइड करते रहें और प्रोडक्ट चलता रहेगा। टेक्नोलॉजी के चेंज होने की वजह से, कंज्यूमर के टेस्ट के चेंज होने की वजह से, कंपेटिटर के आने की वजह से अब कोई आपका प्रोडक्ट खरीदने पे तैयार नहीं है, तो आपके प्रोडक्ट में फिर डिक्लाइन आना शुरू होता है। और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, जैसे मैं एग्जांपल दूं टाइपराइटर्स की। इसी ज़माने में इंट्रोड्यूस हुए, लोग मैनुअल लिखते थे हाथ से, पता चला कि भाई एक ऐसी मशीन है जिसमें इंक डाली जाती है, पेपर लगाया जाता है और उस पर आप टाइपिंग कर सकते हैं, बाकायदा
शॉर्ट कोर्सेज होते थे इसके टाइपराइटर की टाइपिंग के किसी ज़माने में, आज से काफ़ी सालों पुरानी बात बता रहा हूँ। फिर वो टाइपराइटर ने अपनी जगह मार्केट में बनाना शुरू की और हर ऑफिस की ज़रूरत बन गई। मैच्योरिटी लेवल पे जब वो आया तो हर ऑफिस के अंदर टाइपराइटर एक बेसिक एलिमेंट के तौर पे इंट्रोड्यूस हुआ। हर जगह इसकी ज़रूरत थी। अब टेक्नोलॉजी जब चेंज हुई तो लोगों ने टाइपराइटर, फैक्स मशीन्स इसको रिप्लेस कर दिया डेस्कटॉप कंप्यूटर से। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आए, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स की वजह से आपके टाइपराइटर्स, फैक्स मशीन्स और इसी तरह के बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स थे उनकी डिमांड ख़त्म होना शुरू हुई। और एक वक्त आया कि आज आपके पास अगर टाइपराइटर होगा तो शायद स्टोर रूम में रखा होगा या तो बच्चे खेलते होंगे उससे, जबकि घरों में वो इस्तेमाल कतई तौर पे नहीं होता। अब कौन आया भाई? सैयद दानिश कौन है भाई? ठीक है, तो टाइपराइटर जो है वो डिक्लाइन की स्टेज से गुजर चुका। अब उसको रिप्लेस कर दिया डेस्कटॉप ने, उसको रिप्लेस किया लैपटॉप ने और उसको रिप्लेस किया किसी हद तक मोबाइल फ़ोन ने। तो हर प्रोडक्ट अपनी लाइफ पूरी करता है, एक वक्त पे आके वो प्रोडक्ट ख़त्म होता है। डिपेंड करता है कि उसकी लाइफ कितनी है। अगर आपका प्रोडक्ट एडिबल आइटम्स में आता है तो कंपेटिटर उसको ख़त्म कर सकते हैं कि खाने पीने की चीज़ ऑब्वियस सी बात है क़यामत तक चलेगी। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो उसमें डिक्लाइन किसी भी वक्त आ सकता है विद द चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है बेटा, तो ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की पूरी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है 1, 2, 3 एंड 4। आगे चलते हैं। हाँ, पैकेजिंग। एक सेकंड रुकिए जरा। ठीक है, पैकेजिंग कितनी इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोडक्ट की। आप जब कोई प्रोडक्ट देखते हो तो सबसे पहले आपके माइंड में उसका एक परसेप्शन डेवलप होता है। जब आप कोई प्रोडक्ट देखते हो तो आपके माइंड में उसका परसेप्शन डेवलप होता है। कैसे डेवलप होता है, कभी सोचा है इस बारे में? जब आप किसी भी तरह का कोई प्रोडक्ट देखते हो तो आपके जहन में उसका कोई परसेप्शन डेवलप होता है। वो परसेप्शन कैसे डेवलप होता है? एनी आइडिया? कभी सोचा है इसके बारे में? सर उसकी पैकेजिंग देख कर ही कि वो देखने में कैसी है, मतलब उसकी पैकेजिंग कैसी है। हाँ, इसी तरह। अच्छा, और कोई? जी, इसके अलावा कोई और? हाँ जी, हाँ बेटा, इसके अलावा कोई और? बस एक बच्चा? सर इसके अलावा इस तरीके से भी हो सकता है कि अगर हमने उस तरीके की पहले कोई प्रोडक्ट यूज की हुई है और फिर उस तरीके की दूसरी प्रोडक्ट देखते हैं तो उसकी भी वही इमेज बन जाती है जो पहले वाली प्रोडक्ट की थी। ठीक है। बेसिकली मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि वो कौन सा फैक्टर है जो आपके जहन में उसका परसेप्शन बनाता है। वो कौन से फैक्टर या फैक्टर्स हैं जो आपके माइंड में किसी भी प्रोडक्ट का परसेप्शन डेवलप करते हैं, ये मेरा सवाल है। सर उसकी एडवर्टाइजिंग और उसकी जो है वो प्रोडक्ट की जो मतलब वो किस तरह प्रोड्यूस किया गया है, उसकी क्वालिटी। यूज किया गया, आप फैक्ट्री जाकर चेक करेंगे? आप फैक्ट्री जाकर तो नहीं देखेंगे ना बेटा भाई, आपके सामने मैं आपके चलो नहीं आपके सामने प्रोडक्ट आ रहा है, प्रोडक्ट सामने है आपके। ठीक है, आप एक जनरल स्टोर में, एक डिपार्टमेंटल स्टोर में एंटर हुए, आपने देखा कि एक नई कंपनी के बिस्किट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं।
आपने उसको देखा, अब आप क्या देखेंगे कि आपके जहन में उसका परसेप्शन डेवलप हो। सर वो किस तरह मतलब उसको किस तरह प्रेजेंट किया गया है कस्टमर के आगे। ठीक है, उसकी पैकेजिंग कैसी है, कलर्स कौन से इस्तेमाल हुए जी हैं। अच्छा, और क्या देखो, बस सिर्फ कलर पैकेज देख के खरीद लोगे प्रोडक्ट। सर उसकी है ना वो इंग्रेडिएंट्स देखेंगे कि उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स क्या भी देखेंगे, चीजें बिल्कुल ठीक है। शामिल और है। क्या देखेंगे, उसके फ्लेवर्स देखेंगे, इसके अलावा उसकी प्राइस देखेंगे कि हमने उसकी जो है प्राइस वो देखेंगे, उसके जो हम फ्लेवर्स इसके देखेंगे, उसके रिप्लेसमेंट में यूज इंग्रेडिएंट्स कर रहे हैं। देखेंगे, जी कौन सी कंपनी ने बनाया है, कहाँ से आया है, प्रोडक्शन डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, क्वांटिटी क्या है उसके अंदर। ये सारे फैक्टर्स देखने के बाद आपके जहन में इमेज बनेगा ना प्रोडक्ट का। जी करेक्ट। ये तो नया प्रोडक्ट है। अब तो पुराना प्रोडक्ट है, उसमें कोई तब्दीली होती है। जैसे मिसाल के तौर पर कोई कुकिंग ऑयल है और वो क्लेम करता है कि इसके अंदर फला वाइटमिन भी ऐड हुए हैं, तो वो जो नया जो इंग्रेडिएंट होगा, नया जो एलिमेंट होगा, डिफरेंट यूनिक एलिमेंट होगा, उसकी तरफ आपकी नज़र जाएगी, बिल्कुल जाएगी, और आप उसके जरिए बनाओगे तो अच्छा। पहले उसमें ये था, अब ये हो चुका है। सर तो आपकी आवाज बहुत स्लो हो गई है। अच्छा, किसी भी प्रोडक्ट को जब आप खरीदते हो या देखते हो तो सबसे पहले उसकी पैकेजिंग भी आपके सामने। एक अच्छा प्रेजेंट हुआ हुआ प्रोडक्ट जो इमेज बनाएगा, वो एक बुरा प्रिंट किया हुआ या बुरा प्रेजेंट किया हुआ प्रोडक्ट नहीं बना सकता, चाहे वो अच्छा ही क्यों ना हो। एग्जाम्पल ऐसे ले लीजिए कि जो प्रोडक्ट आपने सबसे पहले देखा, ये प्रोडक्ट आपने सबसे पहले देखा, अगर वो आपको देखने में अपीलिंग लगता है तो आप उठा के उसको देखते हो कि अभी उसमें क्या चीज़ होती है। अगर आप देखने से ही वो प्रोडक्ट आपको अच्छा नहीं लगता तो आप परसेप्शन क्या बनाते हो कि वो प्रोडक्ट अंदर में भी ऐसे ही बेकार होगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम कहीं मेड इन चाइना लिखते हैं लिखा हुआ, तो हम परसेप्शन बना लेते हैं फॉरन से कि यार ये लो क्वालिटी प्रोडक्ट होगा, या अगर किसी प्राइस कम होती है तो भी हम यही समझते हैं कि उसके लो क्वालिटी प्रोडक्ट होगा। खास करके प्रोडक्ट की पैकेजिंग अगर अच्छी नहीं होती है तो हम उसके बारे में यही कंसिडर करते हैं कि ये प्रोडक्ट लो क्वालिटी या सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है। तो पैकेज जो देख रहा है इंसान, उसी देखने के बुनियाद पे वो फैसला लेता है कि मुझे ये खरीदना है या नहीं खरीदना। लेकिन अगेन ये हर जगह अप्लाई नहीं होता, ये भी याद रखिएगा। मिसाल के तौर पर अगर आप टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोडक्ट खरीद रहे हो, जैसे मिसाल के तौर पर एक लैपटॉप है, अब ज़रूरी नहीं है कि लैपटॉप देखने में बहुत अच्छा, उस पर कलर्स बहुत अच्छे हों, हम उसकी परफॉर्मेंस भी देखेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ लेनोवो की। अगर आप लेनोवो के लैपटॉप्स की एग्जांपल लें तो लेनोवो का जो लैपटॉप होता है वो देखने में अक्सर अच्छा नहीं लगता, या वो सिंपल होता है, या उसकी जो देखना अपीयरेंस जो होती है ना, वो चेंज नहीं होती है। उनके डिफरेंट मॉडल्स में सेम अपीयरेंस होती है, लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस वाइज बात करें या कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर आप देखें या सॉफ्टवेयर हाउसेस में अगर आप देखें, तो एग्जैक्टली वो सिस्टम ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। इसलिए यूज़ किए जाते हैं क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर है। तो उसमें देखना माने नहीं रखता, बल्कि उसकी परफॉर्मेंस माने रखती है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर प्रोडक्ट सिर्फ देखने में ही अच्छा लगे। कुछ प्रोडक्ट्स देखने में अच्छे नहीं भी लगते, उसके बावजूद भी लोग उसको ख़रीदना पसंद करते हैं, इसलिए क्योंकि उस प्रोडक्ट की एट्रीब्यूट्स उसकी अपीयरेंस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन जो नॉर्मली कंज्यूमर एडिबल आइटम्स होते हैं, एफएमसीजी के आइटम्स होते हैं, वो जब तक अच्छे दिखेंगे नहीं वो बिकेंगे नहीं। सिंपल इज दैट, राइट। अच्छा, फिर कुछ ऐसा होता है कि ना सिर्फ ये कि अब तो जो डिपार्टमेंटल स्टोर का कॉन्सेप्ट आया है, उसने प्रोडक्ट की पैकेजिंग में भी एक चीज़ ऐड की है। और वो ऐड क्या की है प्रोडक्ट की पैकेजिंग में? जैसे मिसाल के तौर पे आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हो, प्रोडक्ट पैक तो अच्छा हुआ है, लेकिन उसने उस शेल्फ पे, उस रैक पे, उस लाइटिंग के साथ इतना खूबसूरत वहाँ पे रखा हुआ है कि अगर वो पैकेजिंग उसमें थोड़ी सी हल्की भी है तो उसके आसपास के सराउंडिंग फैक्टर्स ने उसको एनहेंस कर दिए। तो पैकेजिंग के साथ साथ उस प्रोडक्ट को जिस तरह वहाँ प्रेजेंट किया जा रहा है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस प्रोडक्ट की सेल के ऊपर। अब एक प्रोडक्ट की प्राइस कैसे आप डिसाइड करेंगे? देखिए सर, जो अभी आपने फैक्टर्स बताए थे प्रोडक्ट की परसेप्शन के लिए, वो एक बार फिर से रिपीट कर दें वो लिस्ट। मैं लिख देता हूँ।
हाँ जी, लिख लिया बेटा आपने? ओके जी। तो मैंने मीटिंग कब स्टार्ट की थी? मैंने मीटिंग स्टार्ट कब की थी? एक सेकंड ना बेटा, मैंने स्टार्ट सर 12 या 12:15 पे कुछ। 12-17। 12-17। अभी क्या हो रहा है? अभी 1-17 नहीं हुआ ना, ठीक है, इसका मतलब अभी ये चलेगी मीटिंग। ओके, फिर हम प्राइसिंग की बात करते हैं। आप प्राइसिंग के लिए क्या फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स कंसिडर करोगे? किस तरह प्रोडक्ट को, किस तरह प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो डिटरमाइन करनी है? अगेन आप देखोगे कि कस्टमर इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी आप देखोगे, परचेजिंग पावर भी देखोगे, कंपेटिटर्स को भी फॉलो करोगे, कंस्ट्रेंट्स और हर्डल्स होंगी जैसे टैक्सेस वगैरह होते हैं उनको आप देखोगे, इंटरनल कॉस्ट को आप कैलकुलेट करोगे। तो प्रोडक्ट के प्राइसिंग में भी ये काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं कि आप सबसे ज़्यादा ये देखोगे कि पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी प्रोडक्ट किस कैटेगरी में फॉल करती है, नेसेसिटीज़ में है, कंफर्ट्स में है, लग्जरीज में है। अगर आप ये डिसाइड कर लोगे तो उसके बाद आपको प्राइसिंग करना आसान हो जाएगी। नॉर्मली जो हम स्मॉल बिजनेस के अंदर पढ़ाते हैं वो बेसिक नेसेसिटीज़ या कंफर्ट्स के प्रोडक्ट पढ़ाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उसका इतना बजट ही नहीं होता कि वो हाई या लग्जरी प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर सके। तो नॉर्मली एफएमसीजी के प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं, ऑफर होते हैं, नॉर्मली फास्ट कंज्यूमर गुड्स जैसे आपके एडिबल आइटम्स होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं। तो उसके अंदर फिर आपको वही प्रोडक्ट, वही प्राइस रखनी है जो मार्केट कम्पिटिटिव है। हाँ, अगर आपका ब्रांड इमेज क्रिएटेड है ऑलरेडी मार्केट के अंदर, देन यू कैन चार्ज हाई, फिर आप ज़्यादा चार्ज कर सकते हो। ये कोई और है? हाँ ठीक है। प्राइसिंग पॉलिसीज कैसे बनाई जा सकती हैं? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। इंट्रोडक्टरी, किसी ज़माने में इंट्रोडक्टरी प्राइसेस लॉन्च होती थी कि कोई प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट जब लॉन्च होता था तो हम उसमें प्राइस जो रखते थे वो कम प्राइस होती थी, और फिर जैसे जैसे वो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर जैसे जैसे वो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर एस्टेब्लिश होता था, स्ट्रेंथन होता था, वैसे वैसे फिर उसकी प्राइस मार्केट कंपेटिटिव प्राइस आ जाती थी। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आप किस किस्म की प्राइसिंग पॉलिसी लॉन्च करते हैं। स्कीमिंग प्राइस, पेनिट्रेशन प्राइस। अच्छा, स्टार्ट के अंदर जब आप मार्केट एक्सप्लोर करते हो, जब आप नई प्रोडक्ट दे रहे होते हो तो आप हाई प्राइस चार्ज करते हो। अगेन ये उस सूरत में हो सकता है जब आप मार्केट सेगमेंटेशन में उस एरिया को टारगेट करो जो जिसकी परचेजिंग पावर इनफ है और उसमें कोई फिलहाल कंपेटिटर नहीं है, तो आप चार्ज करो 25 रुपये एक कॉल के चार्ज करो। आपके पास 25 रुपये में आपके 2 हफ्ते भी गुजर जाते होंगे। ठीक है, वहाँ एक कॉल होती थी 1 मिनट की। पेनिट्रेशन प्राइस क्या है? विच विल बी लो इनफ टू ऑब्टेन एडिक्वेट एंड सस्टेनेबल मार्केट। कम प्राइस पे ऑफर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको खरीदने में इंटरेस्टेड हो। अच्छा जी, कंपटीशन कैसे ख़त्म करेंगे या कंपटीशन को कैसे टारगेट करेंगे? कंपेटिटर को टारगेट करने का आसान तरीका ये है कि आप अपने प्रोडक्ट पे बार बार एम्फसाइज करें, अपने प्रोडक्ट को जितना चेंज कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट में जितनी इनोवेशंस ला सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को जितना सूटेबल प्रेजेंट कर सकते हैं उतना करें। ये उसी सूरत में होगा जब आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रॉपर करेंगे, जब आपको पता होगा कि आपको हर हाल में कंपेटिटर को हराना है, हर हाल में जो वो मार्केट शेयर हासिल करना है। कभी कभार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट में कोई पॉसिबल नहीं होता, उसकी पैकेजिंग चेंज करते रहते हो, डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट्स लॉन्च करते रहते हो उसके ज़रिए। फिर ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स वाले, सुपर स्टोर्स वाले हैं, ये किस बुनियाद के ऊपर इतने ज़्यादा खुल रहे हैं और मार्केट लीड करते हैं? ऑलमोस्ट हर डिपार्टमेंट को करा हुआ होता है, आप जब भी जाओ किसी में भी, इसलिए क्योंकि ये लो कॉस्ट एंड हाई वॉल्यूम ऑफ सेल पे काम करते हैं। लो कॉस्ट का मतलब है कि 10 रुपये, ठीक है, 8 रुपये में ऑफर करेंगे और 1 के बजाय 3 यूनिट बेचेंगे।
ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर मैं 10 रुपए का एक यूनिट बेचता हूँ, ठीक है, तो उसमें मेरा फॉर एग्जाम्पल 3 रुपए का बेनिफिट है, ठीक है, और मैं एक बेचता हूँ तो मुझे 3 रुपए का मुनाफा होता है। लेकिन मैं इस 10 रुपए को 9 रुपए कर दूँ और 2 रुपए प्रॉफिट मार्जिन कर दूँ और एक यूनिट के बजाय 3 यूनिट बेचूँ, तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन डेफिनेटली इंक्रीज कर जाएगा। तो प्रॉफिट मार्जिन कम कर दो, सेल वॉल्यूम बढ़ा दो, ये है इनका बेसिक आइडिया, बेसिक एजेंडा। आप किसी भी प्रोडक्ट को उठा के देख लें, किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में चले जाएं, वो आपको लो प्राइस पे ही ऑफर करता है, लो लेकिन प्राइस में ऑफर सर करता है और ज्यादा बेचता है। तो वॉल्यूम ऑफ सेल बढ़ता है और सर उनका प्रॉफिट मार्जिन कम होता है उसके अंदर। तो वॉल्यूम ऑफ सेल बढ़ेगा तो वो मल्टीपल सेल होगी, जब मल्टीपल सेल होगी तो प्रॉफिट मार्जिन एक्यूमुलेट करोगे तो वो ऑलरेडी ज्यादा ही हो जाएगा। हाँ बेटा बोलो। सर जैसे कि है ना, अगर मतलब जैसे कॉम्पीट करते हैं, ठीक है, अगर ना हमारी जो है वो हमने इनोवेशन के चक्कर में जो है वो अपनी कॉस्ट को बढ़ा दिया, मतलब जो हमने ना इनोवेशन की और उसमें जो है हमारा इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगी, ठीक है, जैसे पैकेजिंग में या फिर कोई चेंजेस में या फिर कोई अच्छी इम्प्रूवमेंट करने में, पर हम जो है वो एज अ कॉम्पिटिटर जो है वो प्राइस भी नहीं बढ़ा सकते, तो नुकसान तो हमारा ही हुआ ना। मुझे आपकी बात समझ नहीं है बेटा, सर जैसे क्या है ना आपकी आवाज 2-3 दफा लैग हुई है। सर जैसे मिल्क में कि आप फिर है ना आप उसकी कुछ दूसरे एक ब्रांड की एग्जांपल ले लें, मतलब दोनों की जो है वो प्राइसेस सेम होता है, लेकिन अगर हम उसमें इनोवेशन करने जा रहे हैं या फिर पैकेजिंग वगैरह चेंज करने जा रहे हैं या फिर ब्रांड में कोई ऐसी चीज कर रहे हैं जिसमें हम अपनी जैसे इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे हैं और हम एज अ कॉम्पिटिटर प्राइस भी हाई नहीं कर सकते, तो नुकसान तो हमारा हुआ ना। मैं आपसे ये बात कर ही नहीं रहा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपको टारगेट मार्केट, आपको वॉल्यूम ऑफ सेल बढ़ाना है, तो उसका एक तरीका ये है कि अपना प्रॉफिट मार्जिन कम करें और अपना सेल वॉल्यूम बढ़ा दें, राइट। जब सेल वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, तो ऑटोमेटिकली एक्यूमुलेट करके जो प्रॉफिट बनेगा वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू लोअर सेल वॉल्यूम के साथ। तो ये प्राइसिंग की पॉलिसी में मैंने आपको शायद एक बात बताई थी किसी जमाने में, एमआरपी, नोट कर लीजिए अगर नहीं नोट किया था तो। एमआरपी दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम रिटेल प्राइस, या आप किसी प्रोडक्ट में उठा के देखेंगे तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखी होती है कि आप इससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते, इससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते, उससे कम चार्ज हो सकता है। तो जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं वो एमआरपी यानी रिटेल प्राइस से कम में ऑफर कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट ज्यादा सेल आउट हो रहा होता है। अच्छा जी, फिर है कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइस। ये सबसे आसान तरीका है किसी भी प्राइस को सेट करने का। पहले मैं निकाल लूंगा मेरी कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट के ऊपर मैंने प्रॉफिट रखना है और उसके बाद मार्केट में उस प्रोडक्ट को बेचना है। ये उसी सूरत में पॉसिबल होता है जब आपके कंपेटिटर कम होते हैं और आपकी मार्केट ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड होती है। तो स्टेब्लिश मार्केट के अंदर आप कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसेस कर सकते हो, कॉस्ट के ऊपर आप प्रॉफिट रखो और मार्केट में वो प्रोडक्ट ऑफर कर दो। अच्छा, ये कुछ प्राइसिंग पॉलिसीज का एक मैंने किताब से निकाला था, आपकी बुक से ही, ये आप देख सकते हैं फारिग होके। इसकी डिटेल में हम अभी नहीं जाएंगे। अच्छा जी, अब आते हैं स्ट्रेटेजी फॉर मार्केटिंग सर्विसेज। अब तक हमने बात की प्रोडक्ट से रिलेटेड, केयर का विषय, प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, की प्राइसिंग करनी है। अब हम बात करेंगे सर्विस से रिलेटेड, बल्कि अब नहीं बात करेंगे, ये बात हम करेंगे अगली क्लास में इंशाल्लाह। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। सर्विस वाली स्लाइड, सर्विस वाली मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको कवर कराऊंगा। और अब तक कोई सवाल है तो प्लीज़ पूछ लीजिए। 1:19 हो गए हैं, मीटिंग कंटिन्यू चल रही है, इसका मतलब ये है कि ये ख़त्म नहीं होगा, और अगर ये ख़त्म नहीं होगा तो ज़्यादा फायदेमंद है, तो बार बार ऑन करना, राइट। इसमें हमारी बचत हो जाती है कि हमें बार बार रीलॉन्च नहीं करना पड़ता। दैट्स गुड, देखा जाए तो ये अच्छी चीज़ है तो ज़ाहिर। और अगर कभी जूम मेल फंक्शन किया तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है बेटा, कोई सवाल है तो प्लीज़ पूछ लीजिए। सर इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन एक सवाल है। पूछें, अगर जवाब देना होगा तो देंगे हम आपको। सर वो ना मार्क्स आपने बताया नहीं, आपने बस ये कह दिया हमना को कि सबके मार्क्स अच्छे हैं।
चाहिए तो बस, ना खत्म हो गया। नहीं तो ना आप एटलीस्ट टॉप 3 के बता दें, मतलब मार्क्स ना बताएं, बस ये बता दें टॉप 3 कौन है। बताएं यार, मार्क्स से करना क्या है आपने, अब खत्म, अच्छे हैं, खत्म हो गया। भरोसा सर रखिए नहीं मुझ ना, पे। सर मार्क्स तो मैं पूछ ही नहीं रही ना। नहीं है नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो है वो बता दिया आपको मैंने, सिंपल। मार्क्स बता देंगे, एक साथ पता चलेंगे, एक साथ। सर मतलब आप टॉप 3 के नाम भी नहीं बताएंगे? सर ये तो चीटिंग है। बिल्कुल है, कर ले जो करना है, बिल्कुल चीटिंग है। मैं तो कह रहा हूँ, ओपन कह रहा हूँ, है चीटिंग, कर लो जो करना है। चलो बेटा, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगली क्लास में। जिंदगी हो दस्तयाबी। और सर हमना की भी अटेंडेंस लगा दीजिएगा प्लीज, वो क्लास में थी। हाँ, वो मैंने अटेंडेंस शुरू में मार्क कर ली है, 15-16 ठीक लोग है थे। सर, ठीक ठीक है है बेटा, सर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।